एएसओ और एईडीओ में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न की 8वीं श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो में, जिसमें हम प्रैक्टिस करने वाले हैं बीपीएससी, एईडीओ और एएसओ प्रैक्टिस सेट नंबर 8। चलिए शुरू करते हैं बिना डिले किए अपने इस महत्वपूर्ण प्रश्न के संग्रह को। हम केवल और केवल वही डिस्कस करते हैं इस सीरीज में जो कि बार बार पूछे जाते हैं और आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। अरे, मनुष्य जब जोड़ लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो हम तो अभी न्यू जनरेशन है, युवा हैं, हम जोड़ लगाएंगे तो क्या एक सरकारी नौकरी नहीं निकल सकती। इसी विश्वास के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, ओलंपिक्स में भारत के प्रथम ध्वजवाहक यानी कि फ्लैग बियरर का नाम क्या था। जब पहली बार ओलंपिक हुआ था तो उसमें जो भारत की तरफ से जो ध्वजवाहक था वो उसका नाम क्या था। ऑप्शंस को देखेंगे, लाल शाह बुखारी, पुरमा बनर्जी, ध्यानचंद्र और जफर इकबाल। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वो आपका होने वाला है, क्वेश्चंस को देखेंगे, पुरमा बनर्जी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही जवाब है। ठीक है, बात करती हूँ अगर मैं ओलंपिक की, तो ओलंपिक जो है ये 5 चक्र इसका जो है वो सिंबल है और जो कि दिखाता है 5 महाद्वीप को। ठीक है, और वो 5 महाद्वीप कौन कौन से हैं तो एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। यूरोप होगा, इसके अलावा हमारा अमेरिका होगा जिसमें उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दोनों जो है वो आ जाता है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों आ जाता है। उसके बाद हमारा जो है वो एशिया है। ठीक है, एशिया के बाद हमारा ऑस्ट्रेलिया है और ऑस्ट्रेलिया के बाद कौन सा हमारा बच गया, आप कहेंगे अफ्रीका बच गया जिसमें मानव का निवास है। ये 5 महादेश को दिखाने वाले जो है वो 5 रंग हैं। और 5 रंग कौन कौन से हैं तो यूरोप को जो है वो कौन सा रंग दिखाता है, यूरोप को दिखाता है नीला रंग। ठीक है, यूरोप को रिप्रेजेंट कौन सा रंग करता है, नीला रंग। अमेरिका को रिप्रेजेंट कौन सा रंग करता है, तो देखिए उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका दोनों को रिप्रेजेंट करता है लाल रंग यानी कि रेड कलर। एशिया को रिप्रेजेंट करता है पीला रंग, है ना, और पीला रंग रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद जो अफ्रीका देश है, क्योंकि ये ब्लैक कंट्री है तो इसको हम लोग काले रंग से डिनोट करते हैं। और बच गया हमारा ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया को कौन सा रंग डिनोट करता है तो आप कहेंगे हरा, इसको हम लोग दर्शाते हैं। तो ये 5 महाद्वीप हैं, 5 रंग है और यही ओलंपिक का सिंबल है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बोला गया है किस उद्योग में ट्रांजिस्टर सेट से लेकर टेलीविजन तक उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। हम सभी जानते हैं टेलीविजन किसके अंदर आता है, नहर सिंचाई गलत जवाब है, जूट प्रसंस्करण गलत है, उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर गलत है। इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसा फील्ड है जिसमें ट्रांजिस्टर सेट से लेकर टेलीविजन तक और कई सारे उत्पाद हैं, प्रोडक्ट हैं, जिसकी एक श्रृंखला शामिल हो गई है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही जवाब है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा, अगर आपने प्रैक्टिस सेट्स पिछले किए होंगे तो आपने देखा होगा कि एक कैपिटल से क्वेश्चन जरूर से पूछ ले जा रहे हैं। तो भाई यहाँ पे गुयाना की राजधानी पूछी है, तो गुयाना की जो राजधानी होने वाली है वो कौन सी होने वाली है, आप कहेंगे जॉर्ज टाउन। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही जवाब है। बाकी हम जानते हैं कि जो थिम्फू है ये भूटान की राजधानी है ना, जो कि हमारा पड़ोसी देश है। इसके अलावा जो मोगादिशु है ये सोमालिया देश की राजधानी होने वाली है। तो ये गुआना जो है वो जॉर्ज टाउन ये इसकी राजधानी है। और बात करते हैं अगर यहाँ के करेंसी की, तो गुआना की जो करेंसी है वो डॉलर है। चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एक किताब है जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको हम लोग क्रिकेट के बाइबल के रूप में जानते हैं। तो ये किताब है जिसका नाम है विजडन क्रिकेटर्स अलमानक। ठीक है, ये किस देश द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसको हम लोग क्रिकेट के बाइबल के रूप में जानते हैं, तो ये हमसे पूछ लिया गया है। ऑप्शंस को देखेंगे, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो हम सभी जानते हैं कि जो क्रिकेट की शुरुआत है यूनाइटेड किंगडम से हुई है, ब्रिटेन से हुई है, और यही इसका सही जवाब यानी कि ऑप्शन नंबर सी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हमारा मोटिव, जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया है, अप्रैल जो है वो स्टार्ट, कल से अप्रैल शुरू हो जाएगा। हमारा मकसद केवल और केवल आपको मैक्सिमम आउटपुट, मैक्सिमम क्वेश्चन प्रदान करना है कम टाइम में, ताकि आप सटीक तरीके से रिवीजन कर सके। और क्वेश्चंस भी हमारे ऐसे होते हैं जो कि आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाने की प्रबल संभावना होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं।
आर्थिक सहयोग संगठन, सहयोग संगठन जिसको हम ईसीओ कहते हैं, इसका हमसे मुख्यालय पूछा है, हेडक्वार्टर पूछा है, किस देश में है, ये हमसे पूछ लिया गया है। तो इसका जो हेडक्वार्टर होने वाला है वो तेहरान में होने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही जवाब है। बात करूँ अगर मैं इसकी स्थापना की तो 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। और हम सभी जानते हैं 1885 में, हमने इसको क्यों याद किया, क्योंकि 1885 में आईएनसी की भी स्थापना होती है, तो इसके ठीक 100 साल बाद। तो इस तरीके से रिलेट करके आप कई बार कई चीज़ों को याद कर लेते हैं। बाकी अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे शंघाई की, तो शंघाई में न्यू डेवलपमेंट बैंक की जो है वो हेडक्वार्टर है यहाँ पे शंघाई में, जो कि चीन देश के अंदर आता है। उसके अलावा अगर मैं वॉशिंगटन डीसी की बात करूँ जो कि अमेरिका में स्थित है, तो इसमें विश्व बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दोनों का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी होने वाला है। तो इसके साथ हम चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे बात करती हूँ मैं एडीबी की, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो मनीला में होने वाला है, जो कि फिलीपींस राज्य की राजधानी है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की। तो हमने एक क्वेश्चन से कई सारे पॉइंट्स यहाँ पे रिवीजन कर लिए। तो अब अगर आपसे ईसीओ पूछ ले या एडीबी पूछ ले, आप आराम से बता पाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कर सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पे ऑप्शंस मिसप्रिंट हो गया, कोई बात नहीं, हमारा तो मोटिव केवल और केवल क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो कौन सी चीजें कब हुई ये हमें मैच करना है। तो देखिए, राष्ट्रपति का जो आदेश है ये 1955 में आया था, यानी कि दूसरे नंबर पे। संसद की जो राजभाषा समिति है, राजभाषा का सुझाव है, ये 1959 में आया था, यानी कि 3 नंबर पे। राजभाषा अधिनियम कब आया, तो आप कहेंगे भाई ये तो 1963 में आया था, यानी कि चौथे नंबर पे। और राजभाषा संकल्प कब हुआ, तो 1968 पे। तो ये इसका सही जवाब है। बाकी अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे राजभाषा आयोग की, तो हमारे जो प्रेसिडेंट है राजेंद्र प्रसाद, उनके द्वारा सन 1955 में बाल गंगाधर खैर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। बात करते हैं इसके अलावा राजभाषा संकल्प की, तो हिंदी के साथ साथ अन्य भारतीय भाषाओं के संबंधित विकास पर इसमें कहा गया है कि जोर दिया जाएगा। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 1971 के इंडिया पाकिस्तान युद्ध से संबंधित क्वेश्चन है। जब इंडिया पाकिस्तान में युद्ध चल रहा था, 1971 का साल था, तो उस टाइम हमारे भारत देश में कौन सी 5 ईयर प्लान यानी कि पंचवर्षीय योजना चल रही थी। ऑप्शंस को देखेंगे, सेकंड, सिक्स्थ, सी यानी कि 8वां, या फिर डी चौथा। तो जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि भारत पाकिस्तान युद्ध में बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, और बांग्लादेश आज़ाद होने के साथ साथ यही भारत भी चाह रहा था। तो 16 दिसंबर को हमने इसी खुशी में विजय दिवस मनाया था और बांग्लादेश को आज़ाद करवा लिया था। अब जब ये हुआ था तो इंदिरा गांधी हमारे देश की जो थी वो प्रधानमंत्री थी, ठीक है। और इस टाइम हमारे भारत देश में चौथी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। तो ऑप्शन कौन सा ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही जवाब है। 1969 से लेकर 74 तक 5 साल जो है वो चौथी पंचवर्षीय योजना रही थी, और इसी साल हमारे देश की जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, 1969 में इन्होंने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कराया था, ठीक है। तो ये कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फिलहाल हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो कि 8वें नंबर का है। एक राष्ट्रपति से जुड़ा सवाल है। ऑप्शंस को देखते हैं। जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। थर्ड है, फखरुद्दीन अली अहमद भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, या फिर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। तो फिलहाल क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भारत का पहला मुस्लिम राष्ट्रपति कौन था, ये हमको पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होने वाला है जाकिर हुसैन। ये भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। इसके अलावा अगर सब ये पूछा जाए कि सबसे कम अवधि में कौन जो है वो राष्ट्रपति रहे सबसे कम समय के लिए, तो वो भी जाकिर हुसैन का ही रहेगा।
हम सभी जानते हैं भारत के जो पहले प्रेसिडेंट रहे हैं वो राजेंद्र प्रसाद रहे हैं, जो कि बिहार राज्य से आते हैं। और अगर ये पूछा जाए कि पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, तो हम सभी जानते हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है वो हमारी पहली महिला राष्ट्रपति रही है। और अगर ये पूछ लिया जाए कि पहली महिला राष्ट्रपति जो कि स्वतंत्रता के बाद जिनका जन्म हुआ, तो वो हमारी द्रौपदी मुर्मू होंगी जो अभी राष्ट्रपति हैं। इसके अलावा अगर ये पूछा जाए कि निर्विरोध कौन चुने गए थे, तो आप कहेंगे नीलम संजीवा रेड्डी। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी जो है वो निर्विरोध चुने गए थे। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि किनका जो डेथ है वो उनके राष्ट्रपति पद पर रहते हुए हो गई थी, तो दो लोग हैं। एक का नाम है फखरुद्दीन अली अहमद जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, और एक का नाम है जाकिर हुसैन। ये दो लोग ऐसे हैं जिनकी डेथ जो है वो मृत्यु हो गई थी जब वो राष्ट्रपति थे। तो ये कुछ अलग क्वेश्चन है राष्ट्रपति से संबंधित, और इसकी चर्चा जो है, राष्ट्रपति की चर्चा आर्टिकल 52 से शुरू हो जाती है कि भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए, और ये पार्ट 5 में आता है यूनियन के अंदर। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, ये हमसे पूछा गया है। तो ये मुगल बादशाह हैं और इनके समय में विदेशी यात्री जो आए थे उसका नाम है। तो यहाँ पे कौन सा सही सम्मेलन मतलब मैच किया गया है, ये हमसे पूछा गया है। अकबर को देखेंगे, विलियम हॉकिंस। तो क्या अकबर के समय में विलियम हॉकिंस आए थे? आप कहेंगे नहीं भाई, गलत जवाब है। तो आप कहेंगे विलियम हॉकिंस किसके काल में आए थे? तो आप कहेंगे जहांगीर के समय में आए थे। ठीक है, तो ये वाला जो है वो गलत जवाब है। देखते हैं अगला, क्या जहांगीर के समय में अब्दुल रजाक आए थे? तो ये भी बात जो है ये गलत है। तो अब्दुल रजाक कब आए थे? ये आए थे विजयनगर साम्राज्य जब चल रहा था उस नगर में ये आए थे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, क्या शाहजहां के समय में, क्या शाहजहां, अच्छा ये जो हमारे टॉमस रो हैं, ये जो टॉमस रो है ये भी जहांगीर के ही समय में आए थे। तो ये ऑप्शन भी जो है हमारा गलत है, ये शाहजहां के समय पे नहीं आए थे। क्या औरंगजेब के समय पे मनुची आया था? तो जी हाँ, ये सही जवाब है और यही हमारा जो है वो आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा सही नहीं है, ये हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है अपिक्को आंदोलन, इसको पी हेगड़े ने चलाया था। ऑप्शन नंबर बी कहता है चिपको आंदोलन, ए एस बहुगुणा। ऑप्शन नंबर सी कहता है नर्मदा बचाओ आंदोलन, मेधा पाटेकर। या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है शांत घाटी यानी कि साइलेंट वैली आंदोलन, जिसको बाबा आमटे ने चलाया था। तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए, ये जो हमारा अप्पिको आंदोलन है ये किसने चलाया था? यहाँ पे जो इसका सही जवाब होने वाला है वो होने वाला है शांत घाटी आंदोलन। शांत घाटी आंदोलन बाबा आमटे ने नहीं चलाया था। तो ये किसने चलाया था? तो ये जो शांत घाटी आंदोलन है, नाम से पता चल रहा है साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी है केरल के अंदर, और ये चलाया किसने था? तो शांत घाटी जो आंदोलन है ये सुगाधा कुमारी ने चलाया था। किसने चलाया था? सुगाधा कुमारी ने चलाया था, और ये 1973 का साल था जब ये आंदोलन हुआ था। बात करते हैं हम लोग अपिक्को आंदोलन की। तो ये कहाँ पे हुआ है? तो आप कहेंगे कहाँ पे हुआ है? कर्नाटक राज्य के अंदर हुआ है। कहाँ पे हुआ है? कर्नाटक राज्य के अंदर हुआ है। और कब हुआ है? 1983 में, यानी कि शांत घाटी के ठीक 10 साल बाद। बाकी अगर बात करते हैं बाबा आमटे की, तो बाबा आमटे की अगर मैं बात करूं, ये जो बाबा आमटे हैं ये किससे संबंधित हैं? ये संबंधित हैं आनंद वन आश्रम से। ठीक है, आनंद वन आश्रम से ये संबंधित हैं। और अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ चिपको आंदोलन की, तो ये बहुगुना बिल्कुल इन्होंने चलाया था, और ये भी 1973 में ही हुआ था। वहाँ के नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर के द्वारा ही चलाया गया है। तो इसके साथ हमने कई सारे प्रश्न को रिवाइज कर लिया। चलती है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। सीक्वेंस वाइज लगाना है कि कौन सबसे पहले आया, क्या हुआ, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये भारत में आने वाले गवर्नर जनरल्स हैं, इनके इनके क्रम के हिसाब से इसको अरेंज करना है। तो देखिए यहाँ पे कौन सबसे पहले आया था? सबसे पहले देखेंगे वॉरेन हेस्टिंग्स को। तो इनका जो समय रहने वाला है वो रहने वाला है 1773 से लेके 85 तक। ठीक है, और ये पहले गवर्नर जनरल थे कहाँ के? ये पहले गवर्नर जनरल थे बंगाल के। बात करते हैं वेलेस्ली की, तो ये 1798 में आए थे और इनका कार्यकाल था
1805 तक। बात करेंगे डलहौजी की तो 1884 से लेके 56 तक इनका समय काल था, और इन्हीं के काल में बहुत सारे सुधार भी हुए थे। इसी के टाइम पीरियड पे जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। इसके अलावा जो कॉर्नवालिस है, इनका समय काल है 1786 से लेकर 93 तक। ठीक है, तो इसको सीक्वेंस वाइज अरेंज करते हैं तो सही आंसर कौन सा होगा? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग्स आए, उसके बाद कार्निवल आए, उसके बाद जो है वो वेलेजली आए, और अंत में डलहौजी आए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की है? ठीक है, तो इसमें खालसा एक निष्ठावान समुदाय है जिसने अपने विश्वास के दृश्य प्रतीकों को पहनते हैं और योद्धाओं की तरह जो है वो प्रशिक्षित हुआ है ये। तो खालसा पंथ की स्थापना कब हुई थी ये आपको क्वेश्चन में ही पता चल गया, 1699 में। और ये किसने किया था ये हमसे पूछा गया है, तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने जो है वो इसकी स्थापना की थी। ठीक है, 1699 में इसकी स्थापना हुई है। और ये जो हमारे श्री गुरु गोविंद सिंह है, ये भारत के कौन से नंबर के गुरु हैं? तो ये सिख के 10वें गुरु हैं। ठीक, और चलते हैं अगला। अच्छा, इनके जन्म की बात करूं तो इनका जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ था? पटना में हुआ था, जो कि बिहार की राजधानी है, और 1666 में इनका जो है वो जन्म हुआ था। ठीक, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है ये हमसे पूछा गया है, तो इसको ध्यान से देखेंगे। चेम्सफोर्ड रॉलेट एक्ट, लॉर्ड रीडिंग दिल्ली दरबार, लॉर्ड वेलिंगटन प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन, या फिर लॉर्ड हार्डिंग दूसरा गोलमेज सम्मेलन। तो देखिए यहाँ पे वाइसराय और जनरल गवर्नर जनरल से एक और क्वेश्चन आ गया। जिस जिस पैटर्न के आते हैं उससे संबंधित आपको सभी प्रश्न याद कर लेने होते हैं, और यही मतलब होता है एक प्रैक्टिस सेट को अटेम्प्ट करने का। तो यहाँ पे पूछा गया है कि सही जोड़ी कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही जवाब है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड कब आए थे? तो आप कहेंगे भाई ये 1916 से 21 तक ये भारत में जो है वो गवर्नर जनरल रहे थे। इसके अलावा इन्हीं के समय में रॉलेट एक्ट आया था, जिसको हम लोग कहते हैं काला कानून, और फिर इन्हीं के बेसिस पे जो है इसको रोकने के लिए लोग इकट्ठा हुए थे, और फिर जनरल डायर ने गोली चला दी थी। वैसाखी का दिन था, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। तो ये सब चेम्सफोर्ड के काल में हुआ था, रॉलेट एक्ट के कार्यकाल में हुआ था। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। बोला गया है पृथ्वी की परपटी में मौजूद 7वीं सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाली धातु का नाम क्या है, जिसका नाम मध्ययुगीन लैटिन शब्द केलियम से निकला है? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होने वाला है इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, क्योंकि हम लोग एक दो का नाम याद कर लेते हैं जो प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जो टॉप पे होती हैं, लेकिन 7th सबसे प्रचुर मात्रा में क्या कौन सी पाई जाती है ये पूछा गया है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो परेशान नहीं होना, बाकी कुछ क्वेश्चंस जो आ रहे हैं उसी में आपको सेटिस्फाई होके चलना है। भाई क्वेश्चन टफ है तो आपके लिए टफ है, तो सामने वाले के लिए, जो आपका कॉम्पिटिटर है उसके लिए भी टफ होगा। हाँ, लेकिन जो इस क्वेश्चन को कर लेगा वो आपसे एक कदम ऊपर चला जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमसे 7वें नंबर का पूछा गया है, तो 7वां सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला जो पदार्थ है वो पोटेशियम है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही जवाब है। अब चलिए हम बाकी ऊपर के 6 भी याद कर लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है? आप कहेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद जो पाया जाने वाला पदार्थ है वो कौन सा है? सिलिकॉन। सिलिकॉन के बाद जो पाए जाने वाला पदार्थ है वो है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बाद जो है वो है आयरन। तो ये हो गए टॉप के 4। उसके बाद जो 5वें नंबर पे आता है वो है कैल्शियम। ठीक है, और कैल्शियम के बाद आता है सोडियम। ठीक है, सोडियम के बाद आता है पोटेशियम। तो पोटेशियम 7वें नंबर पे है। और अगर आपसे अब इसमें कोई सा भी पूछ लिया गया, पहले नंबर का या दूसरे नंबर का, तो आप आसानी से इसका जवाब जो है वो दे पाएंगे। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य, जिसको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटी, सम्मिलित कब किया गया, यही हमसे पूछा गया है। तो हम सभी जानते हैं जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो आर्टिकल 51 के ए में आता है, और ये शामिल किया गया था हमारा
42वां संविधान संशोधन जो कि कब किस वर्ष में हुआ था? 1976 में। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको हमने मौलिक कर्तव्यों को अपने संविधान में जोड़ा था। उस टाइम हमने 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़े थे और इसकी जो कमेटी बनी थी इसके लिए, वो कौन सी बनी थी? तो आप कहेंगे सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के सिफारिश पे, स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पे जो है मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। कुछ एडिशनल पॉइंट्स की बात कर लेते हैं यहाँ पे। अब अभी हमारे हाल ही में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो आप कहेंगे 11। तो 10 तब जोड़ दिए गए थे और जो 11वां मौलिक अधिकार है उसको जोड़ा गया था हमारे 86 संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था। ठीक है, तो ये हमारा इसका सही जवाब है। बाकी 42वें संविधान संशोधन में बहुत सारे सुधार हुए थे। ठीक है, इसको हम लोग इसलिए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। एक बहुत फेमस लेखिका है जिनका नाम है रजनी पाम। ठीक है, तो देखिए जैसे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं इससे आपको अंदाज़ा ये भी लग जाता है कि किस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, तो उससे संबंधित और भी जो प्रश्न हैं वो आपको याद कर लेने चाहिए। जैसे यहाँ पे एक राइटर का नाम पूछा है, तो बाकी जो भी फेमस राइटर हैं उनके बारे में भी आप चीज़ें को याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि रजनी पामदत्त हैं जो कि एक प्रसिद्ध लेखिका है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने स्टेटमेंट दिया, वे साम्राज्यवाद से भी लड़ते रहे और उनको सहयोग भी करते। ये किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था, ये आपसे पूछा गया है। तो ये फेमस पार्टी जो उस टाइम चल रही थी, क्योंकि भाई बिना उनके सहयोग के अंग्रेज तो पैर पसार नहीं सकते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि आईएनसी इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और रजनी पाम के अगर मैं एक फेमस किताब की नाम आपको बता दूं, क्योंकि भाई कई बार पूछ लिया जाता है, तो रजनी पाम जो है लेखिका है, प्रसिद्ध लेखिका है और इनकी जो एक फेमस किताब है वो है इंडिया टुडे। ये भी आपको जो है वो याद रख लेना है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से क्या नारा था, ये हमसे पूछा गया है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि 1600 में बनी थी, ब्रिटेन की कंपनी थी जो कि पूर्व में व्यापार करना चाह रही थी और इसके लिए इन्होंने जो है वो अग्रीमेंट बनवा लिया था वहाँ की जो रानी था एलिजाबेथ से। तो इनका नारा क्या था वो हमें पूछा गया है। तो ऑप्शंस को देखते हैं। केवल भूभाग, यानी कि केवल उनको लैंड चाहिए था। बी ऑप्शन है व्यापार, यानी कि ट्रेड भी करेंगे और ज़मीन भी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी कहता है भूभाग नहीं, केवल व्यापार। और ऑप्शन नंबर डी था इनमें से कोई नहीं। तो हम सभी जानते हैं कि शुरुआत में जब ये कंपनी हमारे यहाँ आई थी तो उनका मोटिव था केवल और केवल व्यापार करना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो सही जवाब है। अच्छा, कई बार ये पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले कौन से जो मतलब कौन सबसे पहले भारत आया था जो दूसरे देश का था, तो वो पुर्तगाली थे जो कि सबसे पहले भारत आए थे 1598 में। हम सभी जानते हैं उनका नाम वास्को डिगामा है। ठीक है, वास्को डिगामा जो कि समुद्री रास्ता को तय करते हुए समुद्र के रास्ते से भारत पहुंचे थे। अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप के जरिए नीचे भारत आए थे। दक्षिण भारत में उन्होंने केरल में प्रवेश किया था। जमेरीन जो थे उस टाइम राजा थे, कालीकट तट पे आए थे। और इसके अलावा जब 1757 हुआ, ठीक है, 1757 में कौन सी लड़ाई हुई थी? आप कहेंगे प्लासी का युद्ध हुआ था। तो इसकी जो कंप्लीट डेट है वो है 23 जून 1757, जब प्लासी का युद्ध हुआ था और इसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी और भारतीयों की हार हुई थी। सिराजुद्दौला मारा गया था और इनकी जीत हुई थी। ठीक है, तो उसके बाद इनके मन में ये लालच आ गया कि चलिए अब हमको व्यापार भी चाहिए और भूभाग भी आसानी से मिल जाएगा। तो इस युद्ध के बाद ही उनके मन में ये विचार आने लगे कि अब हम इस पे शासन भी कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। रीजनिंग का सवाल है। एक कथन है और इसके बेस्ड पे दो धारणाएं हैं। चलिए इनको पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। स्टेटमेंट कह रहा है कि छात्रों के सही प्रदर्शन के मूल्यांकन हेतु जो परीक्षाएं हैं यानी कि एग्जाम्स हैं वो बिना किसी पक्षपात के आयोजित की जानी चाहिए। ठीक है, अब धारणाएं क्या है कि छात्रों को कोई भी अनुचित साधन या सहायता प्रदान नहीं की जाएगी। ठीक है, अनुचित यानी कि जो उचित नहीं है,
ऐसे कोई सोर्स उनको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। तो ये बात तो भाई बिल्कुल ठीक है, अगर हमें बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी पार्शियलिटी के रिजल्ट चाहिए तो कोई भी उनको हम लोग गलत सब्सिडी या गलत हेल्प प्रोवाइड नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, बेहतर प्रदर्शन के लिए शिक्षकों को अपने पसंदीदा छात्रों की मदद करनी चाहिए। तो भाई ये तो पार्शियलिटी हो गई, तो ये हमारा गलत हो गया। तो सही ऑप्शंस कौन सा है? केवल धारणा 2 निहित है, गलत है। केवल धारणा 1 निहित है, जी हाँ, यही इसका जो है वो सही जवाब है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 20वें अक्षर की दाईं ओर से 5वां अक्षर है? तो क्वेश्चन जो है, चलिए पहले इसको समझ लेते हैं। बोला है बाईं ओर से, तो ये हमारा बाईं ओर है, यानी कि ABCD ऐसे शुरू करेंगे तो बायां, और उल्टा शुरू कर देंगे Z, उसके बाद Y, तो ये हमारा दाईं ओर होगा। तो हमें बाईं ओर से 20वां अक्षर पूछा है, तो ABCD 20वें नंबर पर कौन आता है? तो आप कहेंगे T आता है। अब इस T के, ठीक है, अब इस T के हमको क्या बोला गया है? अब इस T से अक्षर की दाईं ओर से, अगेन फिर ये इसका दायां हो जाएगा और ये इसका बायां हो जाएगा। तो हमसे दाईं ओर से पूछा गया है, तो दाईं ओर से 5वां अक्षर, तो दाईं ओर से 5वां अक्षर क्या होगा? UBWX और Y, आप कहेंगे Y। तो Y ही जो है वो इसका सही जवाब है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। रीजनिंग का सवाल है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश की जाए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? यहाँ हमसे बोला गया है ऑप्शन, इसको ध्यान से देखेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसमें एक पैटर्न दिया गया है रीजनिंग का, तो इसको समझते हैं। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर पाएंगे? यहाँ देखिए, 4 का स्क्वायर, ठीक है, तो 4 का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है? आप कहेंगे 16 आता है, और 16 को जोड़ेंगे तो 6 + 1 कितना हो जाएगा? 7 आ गया। तो ये नेक्स्ट शब्द आ गया हमारा। 7 का स्क्वायर करेंगे, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा, और 9 + 4 को जोड़ेंगे तो 13 आ गया। तो आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ देखिए, 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 36 आएगा, और 36 में आपस में अंकों को जोड़ेंगे 6 + 3 तो 9 आ जाता है। 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आ जाएगा, और इसमें अंकों को जोड़ेंगे आपस में तो 8 + 1 कितना आ गया? आप कहेंगे 9 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही आंसर है। तो रीजनिंग का सवाल था, आसान प्रश्न था, और बहुत ही आसानी से इसको हमने सॉल्व भी कर दिया। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? आपने अगर प्रैक्टिस सेट्स देखे होंगे तो वर्ग से संबंधित कई सारे प्रश्न आए हैं, या फिर आकृति में कितने त्रिभुज हैं ये भी कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किल प्रश्न नहीं है, लेकिन अगर हाँ प्रैक्टिस अच्छी हो तो आसानी से इस तरीके के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए वर्गों को गिनते हैं इसमें हम लोग। ये देखिए, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो 16 तो ये हमारे छोटे वाले वर्ग हो गए। अब चलिए दूसरा गिनने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये हमारा 17 नंबर का, ठीक है, ये हमारा 1 हो गया। इसके अलावा एक ये हमारा 2 हो गया, और एक ये हमारा जो है वो 3 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से बीच से गिनेंगे हम लोग, तो बीच से इसको गिनने की कोशिश करते हैं। एक हमारा ये हो गया, ठीक है, एक हमारा ये वाला हो गया, और एक हमारा ये वाला हो गया। तो 3 ऊपर 3 बीच में, तो कितने हो गए? 16 + 6, ठीक है। अब नीचे से चलिए इसको गिनते हैं, तो नीचे से गिनेंगे तो एक हमारा ये हो गया, ठीक है, इसके अलावा एक हमारा ये हो गया, और एक हमारा ये हो गया। तो कितना हो गया? 16 + 6 प्लस में 3। आगे देखिए, यहाँ इसका जो सही जवाब होने वाला है वो क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही जवाब है। अभी तक हमने कितने गिन लिए? तो आप कहेंगे 16 + में 6 कितने होते हैं? 6 6 12, यानी कि 22, और 3 25। 25 अभी तक हमने जोड़ लिए हैं, ठीक है। अब देखिए, एक हमारा ये सबसे बड़ा वाला, ठीक है, कौन सा सबसे बड़ा वाला है? तो इसको ध्यान से देखेंगे हम लोग। जो सबसे बाहर है ये आउटर वाला बड़ा सा,
ये हमारा एक और बड़ा सा वर्ग हो गया, तो 25 में हमने एक जोड़ दिया, 26 हो गया। चलिए आगे और जोड़ने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, अब हम 3-3 करके लेंगे। ये हमारा 27 हो गया, ठीक है। ये जो बड़ा वाला है ये हमारा 27 हो गया। ऐसे ही इधर से जोड़ेंगे तो ये 28वें नंबर का। ऐसे ही नीचे से जोड़ेंगे 3-3 करके तो ये 29वें नंबर का। और अंत से जोड़ेंगे तो ये 30वें नंबर का। तो 4 यहाँ से हो गए, यानी कि कुल कितने हो गए, 30। और 30 इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। तो थोड़ा समय लेके पेशेंस मांगते हैं ऐसे क्वेश्चंस, तो आपको पेशेंस दिखा के इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। इसमें से पूछा गया है कि 3 डायग्राम ऐसे हैं जो एक जैसे हैं और एक असंगत है और उसी असंगत की आपको पहचान करनी है। चलिए कोशिश करते हैं इसको ढूंढने की। यहाँ देखिए, इसमें अंदर में क्या है, 3 त्रिभुज है। यहाँ पे त्रिभुज है और उसके बाहर भी क्या है, त्रिभुज है। यहाँ पे क्या है, बॉक्स है और उसके बाहर भी क्या है, बॉक्स है। यहाँ देखिए, अंदर में क्या है, आप कहेंगे पंचभुज है और उसके बाहर क्या है, आप कहेंगे षटभुज है। तो ये जो फिगर है ये गलत हो गया। बाकी डी को देखिए, अंदर में भी 4 भुजाएं, बाहर में भी 4 भुजाएं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। रीजनिंग का सवाल है, ये भी अच्छा आसान क्वेश्चन है। तो एक निश्चित कूट भाषा में शी इज फाइन को लिखा गया है लिक्विसी और इज सैम हेल्दी को लिखा गया है OITILI। तो इज को कैसे कोड किया है ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए, ये जो दोनों स्टेटमेंट है, शी इज फाइन और इज सैम हेल्दी, दोनों में इज आ रहा है। अब कोड कौन सा दोनों में सेम सेम है उसको ढूंढते हैं। देखिए, क्या ली दोनों में आ रहा है, LI और LI? आप कहेंगे हाँ दोनों में आ रहा है। और इज भी दोनों में आ रहा है, यानी कि इज के लिए कौन सा कोड हमने चुना है, ली चुना है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। चलते हैं अगेन, रीजनिंग का सवाल है 24 नंबर के क्वेश्चन पे। दिए गए विकल्पों में से हमें असंगत को चुनना है, यानी कि ऑड चुनना है। ध्यान से देखेंगे इसको। यहाँ पे क्या हो रहा है, आप कहेंगे गुणा हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, तो जोड़ हो रहा है। यहाँ पे भी हम लोग जोड़ रहे हैं और यहाँ पे भी हम लोग जोड़ रहे हैं। तो ऑड कौन सा है, आप कहेंगे गुणा वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही जवाब है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 अपने स्क्रीन पे आ चुका है। रीजनिंग का सवाल अगेन। तो अगर थ्रैश को इस तरीके से लिखा जाता है तो हम लोग हेड को कैसे कोड करेंगे, ये हमसे पूछा गया है। चलिए देखते हैं। THRASH, इसको कैसे कोड किया गया है। टी को लिखा गया है U, यानी कि एक अंक आगे, ठीक है, इसमें एक जोड़ा गया। H को क्या लिखा गया है, G लिखा गया है, यानी कि एक इसमें से घटा दिया गया है। R को कैसे लिखा गया है, S लिखा गया, यानी कि एक जोड़ दिया। ए को कैसे लिखा, Z लिखा, तो एक हमने घटा दिया। यानी कि पहले हम लोग जोड़ते चल रहे हैं और उसके बाद हम लोग इसको घटाते चल रहे हैं। तो H में एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ABCDEFG, ठीक है। तो हमारा ये वाला ऑप्शन हट गया और ये वाला ऑप्शन भी हट गया। इसके बाद ई में एक घटाएंगे तो क्या आएगा, डी आएगा। ए में एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा, बी आएगा। और कौन सा ऑप्शन इस तरीके से हमारा सही बनता है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही जवाब है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। निम्न आकृति विकल्प आकृतियों में से किसके समान प्रतीत होती है, ये हमें पूछा गया है। तो देखिए, ये प्रश्न चिन्ह है, ये किसके जैसा दिखाई दे रहा है, तो आप कहेंगे इसमें आसानी से आप देख पाएंगे बीच में लाइन है और दोनों तरफ सेम रेखाएं बन रही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। जिस क्वेश्चन में मुझे लगता है समय देना है, एक्सप्लेन करना है, उसको मैं समझाती हूँ। जो आसान क्वेश्चन है उसको मैं कम समय में जो है वो समझा के आगे बढ़ जाती हूँ। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है, तो आप उसको थोड़ा सा पीछे करिए, रिवाइंड करिए, फिर से देखिए, होपफुली आपको आसानी से समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे एक रिलेशन है, अंतरिक्ष में रहने वाले या जाने वाले को हम लोग अंतरिक्ष यात्री कहते हैं। ऐसे ही जो प्रयोगशाला है, यानी कि जो लैब्स हैं, इसमें रहने वाले या फिर काम करने वाले को क्या कहते हैं, ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शंस को देखेंगे, नलसाज गलत जवाब, सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप, तो भाई ये खुद से कैसे काम करेगा, गलत है ये। चित्रकार यानी कि पेंटर, पेंटर प्रयोगशाला में थोड़ी ना जाएगा,
कौन सा सही जवाब है? वैज्ञानिक यानी कि साइंटिस्ट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। ये भी अगेन रीजनिंग का सवाल है, काफी आसान क्वेश्चन है। एक निश्चित तर्क के अनुसार 9 को कैसे लिख रहे हैं हम लोग? 80 लिख रहे हैं, ठीक है। तो 9 का स्क्वायर करके देखते हैं। 9 का स्क्वायर क्या आता है? 81 आता है, और एक इसमें से घटा लिया गया है, ठीक। ऐसे ही 17 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है? आप कहेंगे 2, 8 और 9 आएगा। देखिए 30 तक का कम से कम आपको स्क्वायर रूट याद होना चाहिए, तभी आप कम समय में बिना कैलकुलेशन के चीज़ों को सोच पाएंगे। तो यहाँ पे 17 का स्क्वायर क्या होगा हमारा? 289 होगा, और इसमें से भी एक घटा लिया गया है। तो इसी प्रकार से हम सभी जानते हैं 23 का स्क्वायर कितना होता है? तो आप कहेंगे 23 का स्क्वायर होता है 529, और उसमें से एक घटा लेते हैं तो कितना आ गया? 528, और यही इसका सही जवाब है। चलिए चलते हैं। अगर आपको स्क्वायर रूट नहीं याद होता तो आप इस तरीके से नहीं सोच पाते, तो कम से कम लिख लीजिए 30 तक का कम से कम आपको वर्ग याद होना चाहिए, और 20 तक आपको कम से कम घन याद होना चाहिए, यानी कि क्यूब रूट याद होना चाहिए। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। आंकड़ों का बहुलक और माध्यक, ये माध्यक है, ये दिया गया है, तो हमसे पूछा गया है माप कितना होगा, यानी कि इसका माध्य पूछा गया है कितना होगा। हम सभी जानते हैं कि माध्य, माध्यक और बहुलक में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन है वो? 2 माध्य इक्वल्स टू हमारा हो जाता है, या इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं बहुलक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बहुलक, ठीक है। बहुलक इक्वल्स टू क्या होता है? 3 माध्यिका, ठीक है। 3 इंटू माध्यिका, माध्यिका जो है वो इस तरीके से आधा यौ होगा माध्यिका, उसके अलावा इसमें से घटा देंगे 2 माध्य, यानी कि मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये हमारा फॉर्मूला होता है, रिलेशन होता है इनके बीच, मध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच। तो इसी के आधार पे हमको प्रश्न को सॉल्व करना है। यहाँ पे बहुलक कितना दिया गया है? तो बहुलक दिया गया है 36.3। 3 गुणा माध्यिका, यानी कि 3 इंटू में माध्यक कितना दिया हुआ है? 62 गुणा 3, ठीक है। इसमें से हम लोग घटा देंगे 2 माध्य। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 186। 186, 36.3 को उधर लेके चलते हैं तो घट जाएगा इसमें से 36.3, और 2 माध्य माइनस में है तो उसको हम लोग उधर लेके चलते हैं तो ये आ जाएगा 2 माध्य। घटाएंगे इसमें, इसको हम लोग तो कितना आ रहा है? आप कहेंगे 149/7, और 2 को भाग में ले आएंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 सते 14, 7 बार में कट रहा है। उसके अलावा 2 नमा 18, यानी कि 9 बार में कट रहा है। तो पॉइंट के आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शंस को देख लीजिए, यहाँ 74 आ गया, यहाँ 76 आ गया, और यहाँ 68 आ गया। तो यहाँ पे कौन सा सही जवाब होगा? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। एक निश्चित कूट भाषा में फ्लैश को इस तरीके से लिखा गया है, इंडो को इस तरीके से लिखा गया है, तो डेबिट को कैसे लिखा जाएगा ये हमसे पूछा गया है। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। रीजनिंग का सवाल है, अगेन आसान ही क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। फ्लैश, FLASH, इसको लिखा गया है HNCU और J, ठीक है। यानी कि FGH 2 जोड़ दिया गया, LMN 2 जोड़ दिया गया, ठीक है। A के बाद C यानी कि 2 जोड़ दिया, S के बाद U यानी कि 2 जोड़ दिया, और H के बाद J यानी कि 2 ऐड कर दिया, यानी कि 2 2 2 2 हम हर बार ऐड करते चल रहे हैं। तो यहाँ हमसे डेबिट का पूछा है, तो DEBIT, डी में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? F आएगा। तो ये ऑप्शन अपने आप हट गया, ये ऑप्शन अपने आप ही हट गया। तो कभी कभार रीजनिंग में हम लोग पूरा आंसर ना सॉल्व करके केवल और केवल सही उत्तर तक जाना चाहते हैं। अब देखिए ई की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? EFG, यानी कि G आएगा। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही जवाब है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। रीजनिंग का सवाल है, अगेन आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे इस क्वेश्चन की जगह पे क्या आएगा ये हमसे पूछा गया है। तो चलिए इसको थोड़ा हम लोग स्पेस में ले आते हैं ताकि इसको सॉल्व कर पाएँ। और अंत में क्या है? 208। इन दोनों के बीच कितने का गैप है? ठीक
ठीक है। तो आप कहेंगे भाई कितने का गैप है, 20 का। इन दोनों के बीच कितने का है, तो अभी हमें नहीं पता। इनके बीच का भी हमें नहीं पता। इनके बीच का गैप कितना है, तो आप कहेंगे 50 का। और फिर इनके बीच का गैप कितना है, तो 20 का। यानी कि भाई ये पैटर्न बन रहा है, पहले 20 का गैप, उसके बाद 50 का गैप, उसके बाद 20 का गैप, उसके बाद 50 का, फिर 20 का, फिर 50 का, इस तरीके से। तो चलिए इसको ऐसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं सही उत्तर आता भी है या नहीं। तो 68 में अगर हम लोग 50 जोड़ते हैं तो 8, और यहाँ पे 6 5 11, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, और फिर इसमें 20 जोड़ के देख लीजिए तो 138 भी आ रहा है, यानी कि ये हमारा सही उत्तर है। 118 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। रीजनिंग का सवाल है ये भी। जो सरंग है वो पश्चिम की तरफ देख रहा है। चलिए पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो सरंग है, ये हमारा पश्चिम दिशा है, यहाँ देख रहा है। ये क्या करता है, वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त और फिर 45 डिग्री वामवर्त की तरफ घूम जाता है। तो हम सभी जानते हैं इनके बीच कितने डिग्री का मान है, 90 का, ठीक है। ये भी 90 का है, ये भी 90 और ये भी 90। तो ये पहले बार घूमेगा 135, तो 90 ये कंप्लीट, और 90 का आधा हमारा 45, यानी कि यहाँ पहुँच गया 135 डिग्री पर, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया। अब बोल रहा है कि 45 डिग्री वो यहाँ से वामवर्त घूम जा रहा है, तो 45 डिग्री ये यहाँ पहुँच जा रहा है। तो अब वो किस दिशा की ओर देख रहा है, हम सभी जानते हैं ये पूरब है, ये पश्चिम है, ऊपर हमारा उत्तर है और नीचे दक्षिण है। तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, तो ये यहाँ पहुँचा है, यानी कि नॉर्थ पे पहुँचा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। चलिए रीजनिंग का सवाल खत्म होता है और साइंस के क्वेश्चन यहाँ से जो है वो कुछ कुछ स्टार्ट हो जाते हैं। मिक्स है, मर्ज है, जैसा आपका एग्जाम आएगा हमने वैसे ही प्रैक्टिस शुरू किए हैं। अब कोई ये नहीं कहेगा कि भाई हमको मैथ्स नहीं आता, हमको साइंस नहीं आता, या हमको जीएस नहीं आता है। अगर आपको बैठना है तो आपको हर तरीके के क्वेश्चंस को की जो है वो रिवीजन होनी चाहिए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिपीट हो जाते हैं भाई, तो कम से कम इतना करके चलें कि ताकि कभी रिपीट हो जाए तो वो ना छूट जाए, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। थाइमोसिन उत्तरदायी है किसके लिए, ये हमसे पूछा गया है। रुधिर शर्करा स्तर बढ़ाने के लिए, बाकी है रुधिर कैल्शियम स्तर बढ़ाने के लिए, सी कहता है टी लसिकानु के अधिक उत्पादन के लिए, या फिर डी कहता है रुधिर में, ये रुधिर है, रुधिर में लाल रुधिर कणिका यानी कि आरबीसी, रेड ब्लड सेल को घटाने के लिए। तो ये जो थाइमोसिन है हम सभी जानते हैं, इसको हम लोग युवा हार्मोन के नाम से जानते हैं। और इसका काम क्या है, तो इसका काम है टी लसुकाणु के अधिक उत्पादन के लिए। तो ये जो है ये वाला ऑप्शन, ये हमारा जो है वो सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। अगेन साइंस का सवाल है, कौन सा किससे संबंध रखता है, ये हमसे पूछा गया है। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो कौन सा होने वाला है, चलिए पहले पढ़ लेते हैं। हाइजनबर्ग संबंधित है गति के नियम से, आइंस्टाइन संबंधित है ग्रह गति के नियम से, न्यूटन संबंधित है प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, और कैपलर सही है अनिश्चितता सिद्धांत के लिए। मैच करना है हमको, ठीक है। तो कौन सा जो है हमारा मैचिंग ठीक रहने वाला है, देखिए ये जो हाइजनबर्ग है, ठीक है, ये जो हाइजनबर्ग है ये हमारा किसके लिए है, तो आप कहेंगे अनिश्चितता सिद्धांत के लिए है, ठीक है। इसके अलावा जो आइंस्टाइन है वो किसके लिए है, प्रकाश विद्युत के लिए है। न्यूटन किसके लिए है, गति के 3 नियम दिए हैं न्यूटन ने, और कैपलर ने क्या किया है, ग्रह गति के नियम दिए हैं। तो ये चारों हैं और ये चारों सही जवाब है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी कि आंसर नंबर 4। चलते हैं अगला क्वेश्चन, साइंस का सवाल है। एक बीकर में पदार्थ एक का विलयन रखा गया है। अब इसमें हम लोग थोड़ी थोड़ी एक की मात्रा और मिलाते जा रहे हैं, तो इससे जो पदार्थ है वो अवक्षेपित हो रहा है। तो ये विलयन कैसा है, ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शंस पढ़ते हैं। संतृप्त, ऑप्शन नंबर बी कहता है असंतृप्त, ऑप्शन नंबर सी कहता है
है अति संतृप्त, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है सांद्र। तो देखिए जब इसमें हम लोग और पदार्थ को मिला रहे हैं और वो अवक्षेपित हो रहा है, इसका मतलब ये जो विलयन है वो कैसा है, अति संतृप्त है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। यहाँ पे देखिए गणित का सवाल है। बोला गया है कि यदि एक 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 और भी डैश 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 है, बार बार एक रिपीट हो रहा है, अगर ये 9 से विभाज्य है तो n का न्यूनतम मान क्या होगा, यानी कितनी बार आएगा, ये हमसे पूछा गया है। तो हम सभी जानते हैं 9 से विभाज्यता का सूत्र ही यही है कि अगर वो 9 के पहाड़े से कट रहा है, अगर उस सभी अंकों का योग 9 के टेबल से कट रहा है, तो पूरी की पूरी संख्या जो है वो 9 से विभाज्य होगी। तो एक 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 जितनी बार लिखेंगे उसका जोड़ आना चाहिए 9। तो कितनी बार लिखेंगे कि वो 9 आ जाए, तो आप कहेंगे 9 बार लिखेंगे। ठीक है, 9 बार लिखेंगे। तो 9 बार लिखेंगे तो इन सभी को जोड़ने पे 9 आ जाएगा और ये पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाज्य भी हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही जवाब है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या नहीं है, ये हमसे पूछा गया है। सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। रूट में है तो जोड़ के कितना आ जाएगा 25, और 25 किसका रूट होता है हम सभी जानते हैं 5 का। तो ये तो हमारा परिमेय संख्या है ना। बाकी देखते हैं 1296। क्या 1296 किसी का रूट आ रहा है? किसी को सॉल्व करने पे 1296 आएगा। तो ये भी जो है ये हमारा क्या होगा, 1296 का हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो 1296 का स्क्वायर रूट हमारा कितना होता है, ये हमसे पूछा गया है। तो 1296 को देखेंगे तो रूट के अंदर हम लिखेंगे 1296। तो हम सभी जानते हैं कि ये किसका स्क्वायर होता है, 36 का। तो ये भी एक परिमेय संख्या है। ठीक, 3.6 हो जाएगा यहाँ पे। 125 का रूट निकाल के देखेंगे, क्या 125 का रूट निकलेगा 5 के पहाड़े से 25 बार में, 5 के पहाड़े से 5 बार में, यानी कि 5 रूट 5, ये तो रूट में ही रह गया। और 300 का निकाल के देखेंगे, 900 का निकाल के देखेंगे तो ये 30 आ जाएगा। तो 125 रूट के अंदर ये जो है ये एक परिमेय संख्या नहीं है और यही इसका सही जवाब है। ठीक है, 1296 का आपको इस तरीके से एलसीएम लेके जो है जोड़ा बना के आपको यहाँ पे वर्गमूल निकाल लेना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। यहाँ पे बोला गया है, ये हमारे पास जो है पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन है। एक टंकी में 2 प्रवेश पाइप हैं, तो चलिए ए मान लेते हैं और बी मान लेते हैं, जो कि एक इसको 10 घंटे में भर सकता है और दूसरा इसको 15 घंटे में भर सकता है। एक निकासी पाइप है जो कि इसको खाली कर रहा है। ठीक है, यानी कि ये माइनस कर रहा है, और कितना माइनस कर रहा है, तो ये 12 घंटों में जो है वो इसको खाली कर पाता है। तो चलिए अब इसका हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। अगर इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हमारे पास आ जाता है 15, 12 और 10 का 60। ठीक है, एलसीएम आ गया हमारे पास 60। अब देखिए अगर 10 घंटे लग रहे हैं तो इसकी क्षमता 6 होगी, अगर इसको 15 घंटे लग रहे हैं तो इसकी क्षमता 15 चौक 60 यानी कि 4 होगी, और निकासी पाइप की क्षमता कितनी होगी, आप कहेंगे 5 होगी। तो 6 + 4 10 भर रहा है और 5 खाली कर रहा है, यानी कि 5 बच रहा है। तो 5 से इसको भाग कर लेंगे, 60 को 5 से काटेंगे तो 12 आ जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही जवाब है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। ठीक है, टाइम डिस्टेंस से सवाल है, तो इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 2 रेलगाड़ी है जिसमें से एक की लंबाई है 210 और दूसरी की लंबाई है 250 मीटर, ये मीटर में है। ठीक है, जब भी इस तरीके के प्रश्न देखें तो आप सबसे पहले यूनिट को जो है वो सेम करने की कोशिश करें। अब इनकी जो स्पीड है वो कितनी है, 130 किलोमीटर पर आवर और 110 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आगे देखते हैं। समानांतर पटरियों पर चल रही हैं और विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। ठीक है, यानी कि एक इस तरीके से आ रही हैं और एक इस तरीके से आ रही हैं। तो उनके द्वारा एक दूसरे को पूरी तरीके से पार करने में कितना समय लगेगा, ये हमसे पूछा गया है। आसान सवाल है, चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, यानी कि चाल बराबर दूरी बटा समय। और जब रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में चलती हैं तो उनकी जो स्पीड है वो हम लोग जोड़ देते हैं आपस में। ठीक है,
तो यहाँ पे 130 और 110 को जोड़ेंगे, स्पीड लिखेंगे सबसे पहले, तो ये जोड़ के आ जाता है आपको 240। अब 240 जो है वो किलोमीटर घंटे में है, इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो 5/18 से हम सभी जानते हैं गुणा करेंगे, बराबर डिस्टेंस क्या है, दूरी क्या है, तो आप कहेंगे एक की लंबाई 210 है और दूसरी की लंबाई 250 है, तो जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 460 आ गया, और डिवाइड करेंगे इसको हम लोग टी से यानी कि समय से। चलिए अब आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे इसको हम लोग, तो इसको अगर हम लोग काटते हैं तो हमारा 0 से यहाँ 0 कट जा रहा है, और 6 के पहाड़े से 4 बार में 24 और ये 3 बार में 18, बाकी 2 के पहाड़े से ये 2 कट जाएगा और 2 के पहाड़े से ये 23 बार में कट जाएगा। तो जो हमारा टाइम है वो कितना हो गया, 23 गुणा 3, तो 23 गुणा 3 कितना होता है, आप कहेंगे 69 होता है, और 5 गुणा 10 यहाँ भाग में आ जाएगा, तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे से 0 हटाएंगे तो एक पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 6.9 जो है ये इसका सही। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40 अपने स्क्रीन पे। देखिए डाइस के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ रहे हैं, अगर आपने प्रैक्टिस सेट्स देखे होंगे तो उसमें डाइस यानी कि ये जो हमारे फलक हैं, पासे वाले क्वेश्चन है, ये भी पूछे जा रहे हैं। तो जो भी रीजनिंग के आसान क्वेश्चन जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं, उन सवालों की आपको प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। तो एक डाइस है, फलक है, जो कि हम सभी जानते हैं घन के आकार का होता है, इसके 6 फलक होते हैं। तो हमसे पूछा गया है कि 2 के ऑपोजिट कौन सा होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो चित्र नंबर हम लोग 1 को देखेंगे, तो 2 यहाँ है, 6 ऊपर दिख रहा है और 1 भी दिख रहा है, ठीक है। तो बहुत आसान सवाल है ये पासे का। तो जो सामने सामने दिख रहा है वो अपोजिट तो नहीं होगा, यानी कि 6 और 1 इसका उत्तर नहीं होगा। तो ऑप्शंस को देखेंगे ध्यान से, 1 इसका आंसर नहीं होगा, 6 तो ऑप्शन में है ही नहीं। बात करेंगे चित्र नंबर 2 को देखेंगे, तो यहाँ पे 3 और 6 दिख रहे हैं, यानी कि 3 भी जो है वो यहाँ पे नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो भी इसका उत्तर नहीं होगा। जब हमने तीसरे चित्र को देखा तो हमने देखा कि भाई 3 और 5 दिख रहे हैं, यानी कि 5 भी इसका उत्तर नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए भी इसका सही उत्तर नहीं होगा। तो कौन सा बच गया हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, यानी कि 2 का उल्टा कौन सा है, आप कहेंगे 4 आ रहा है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। ये भी रीजनिंग का सवाल है, आसान क्वेश्चन है, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, तो आप कहेंगे भाई इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये एक पैटर्न है, इसको पूरा करना है हमें, ये बोला गया है। तो देखिए ये क्या है, सी है, और सी के बाद DEFG यानी कि 4 जोड़ रहे हैं, ठीक। यहाँ पे OPQRS यानी कि 4 ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमें कायदे से 4 जोड़ना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग 4 जोड़ेंगे तो G में 4 जोड़िए, क्या आता है, GHIJK यानी कि K आएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे GHIJK यानी कि यहाँ पे भी 4 जोड़ा है, ठीक है। इसके अलावा STUVW यहाँ पे भी 4 जोड़ा है, यानी कि K में भी 4 जोड़ा हुआ होना चाहिए। तो K में 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, O आएगा। बात करते हैं यहाँ पे L के बाद, तो L के बाद क्या है, MNOP यानी कि यहाँ पे भी 4 जोड़ा। तो यहाँ पे देखते हैं X से B पे लाए गए हैं, यानी कि यहाँ पे भी 4 जोड़ा गया है, तो हम लोग 4 4 जोड़ते हुए चल रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग P में जोड़ेंगे 4, ठीक है। तो हमारा क्या आएगा, P में जोड़ते हैं तो MNOPQRST यानी कि इसका सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। इसमें से जो विषम है, जो ऑड है, हमको उसका चुनाव करना है। तो चलिए पहले पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं, उतार लेते हैं ताकि हमें थोड़ा स्पेस मिल जाए इसको सॉल्व करने की, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग दिमाग लगाएंगे जोड़ने घटाने में ही। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, आप कहेंगे अगर इसमें से हम लोग घटाते हैं तो ये हमारे पास कितना बच रहा है, 64 बच रहा है। इसमें से इसको घटाते हैं तो कितना है, 66 आ रहा है। इसमें से इसको घटाने पे हमें 66 आ रहा है, इनको घटाएंगे आपस में तो 66 है, इनको भी घटाएंगे तो 66 आ रहा है। तो सबको घटाने पे 66 आ रहा है, केवल ऑप्शन नंबर ए को घटाने पे 64 आ रहा है। तो यही जो है वो हमारा सही जवाब है। ये 987 ना होकर 985 होता, तो यही जो है वो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। जैसे ये वर्ड संबंधित है इससे, वैसे ही ZQ किससे संबंधित होगा। तो चलिए इसको पहले उतार लेते हैं, N M L और G, इसको हम लोग लिख रहे हैं M N O और Q,
ठीक है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, अगर हम लोग ABCD ऊपर से पढ़ते हैं तो ये जो N है ये हमारे 14 नंबर पे आएगा, और अगर हम लोग नीचे से शुरू करते हैं, Z से शुरू करते हैं, तो नीचे से 14वें नंबर पे M आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम लोग ABCD को सीधा पढ़ते हैं तो M हमारा 13वें नंबर पे आ रहा है, और अगर नीचे से पढ़ेंगे तो M 13वें नंबर पे, यानी कि ऑपोजिट नंबर लिखा गया है। तो यहाँ पे हमसे इसका पूछा गया है Z, Y, X और W का। तो Z को कैसे लिखेंगे और Z का ऑपोजिट क्या होगा? आप कहेंगे A होगा। Y का ऑपोजिट क्या होगा? आप कहेंगे B होगा। तो ये उत्तर गलत है, ये उत्तर गलत है। ठीक है, और ये भी उत्तर गलत है। ऑप्शन नंबर C इसका जो है वो सही जवाब है। तो पूरा ना सॉल्व करके केवल ऑप्शंस की हेल्प से हमने इसको एलिमिनेट कर दिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। रीजनिंग का सवाल है ये भी, देखते हैं ध्यान से। रबर को कोड किया गया है 2, लाइसेंस को 3, तो CYST को कैसे कोड किया जाएगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इतने सारे शब्द हैं, अगर इनको हम लोग जोड़ेंगे तो कभी भी 2 नहीं आएगा, ऐसे दिमाग नहीं लगाना। लेकिन हमने ये देख लिया कि रबर में 2 वॉवल आ रहे हैं, स्वर आ रहे हैं, एक U आ रहा है और एक हमारा E आ रहा है। तो यहाँ पे 2 स्वर हैं, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। लाइसेंस को चेक करते हैं, I, E और E, यहाँ पे 3 स्वर हैं, 3 वॉवल हैं, तो यहाँ पे 3 लिख दिया। तो CYST में कितनी वॉवल हैं? आप कहेंगे भाई एक भी वॉवल नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर B, यानी कि 0। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 रीजनिंग का सवाल है। पीयूष, रोहन, शशि, तरुण, वसीम और वर्केट केंद्र की ओर मुख करके वृत्त में बैठे हैं। तो ये भी सवाल कई बार पूछा गया है। जब लोग अंदर की ओर, केंद्र की ओर मुख करके बैठते हैं तो ये वाली साइड उनकी राइट होती है, दाईं होती है, और ये वाली साइड उनकी लेफ्ट होती है, यानी कि बाईं होती है। यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में दायां साइड होगा और घड़ी की दिशा में बायां साइड होगा। ठीक है, इतना बेसिक सवाल है, हमने जान लिया। बाकी चलिए इनको बिठाने की कोशिश करते हैं। तो 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हैं। चलिए इन 6 को हम लोग बिठाने की कोशिश करते हैं। बोला गया है इसमें, जो वेदांत है वो शशि के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो चलिए वेदांत को बिठाने की कोशिश करते हैं। ये शशि के बाईं ओर, तो बायां इसका ये होगा, दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है, यानी कि यहाँ बैठेगा। आगे देखते हैं, और वसीम और तरुण के बीच में है। तो वसीम और तरुण के बीच में है, तो यहाँ पे वसीम या तरुण दोनों में से कुछ भी आएगा। पढ़ते हैं अगली लाइन। ठीक है, शशि रोहन या तरुण का पड़ोसी नहीं है, यानी कि शशि के बगल में तरुण नहीं बैठ सकता है, यानी कि ये हमने इसको ठीक बिठाया, तरुण ऊपर बैठेगा। अब ये रोहन का भी पड़ोसी नहीं है, तो आर यहाँ नहीं बैठेगा, तो आर को हम लोग यहाँ बिठाते हैं। पूछा गया है पीयूष के निकटतम दाई कौन बैठा है, तो जो खाली सीट बच गई वो पीयूष की हो गई। अब हमसे यहाँ पूछा गया है पीयूष के निकटतम दाएं कौन बैठा है, तो दायां होगा, तो दायां इसका ऊपर होगा, तो रोहन जो है वो बैठा है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वो कौन सा ठीक है, बी इसका सही जवाब है। चलते हैं आज के 46 नंबर क्वेश्चन पे, 46वां नंबर का सवाल, रीजनिंग का सवाल है ये भी। यहाँ पे प्रश्न चिन्ह पे क्या आएगा ये हमसे पूछा गया है। तो 8 है, 15 है, 26 है, उसके बाद 56 है और 75 है। तो यहाँ पे हम लोग इसको घटाते हैं तो 7 आ रहा है, यहाँ घटाने पे 11 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि किस तरीके से पैटर्न बन रहे हैं, यानी कि ये अविभाज्य संख्याओं का जो है वो पैटर्न बन रहा है। तो 11 के बाद अविभाज्य कौन सा आएगा, 13 आएगा। तो चलिए इसको जोड़ के देख लेते हैं। तो 39, और फिर क्या 13 में 17 जोड़ने पे 56 आ रहा है? आप कहेंगे जी हाँ आ रहा है, पैटर्न मैच कर गया, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वो डी इसका सही जवाब है। इसी तरीके से पैटर्न जो मिल जाए वही सही उत्तर होता है, तो आपको प्रयास करना है। चलते हैं 47वें नंबर का क्वेश्चन, साइंस का सवाल है। रुधिर में जब यूरिया एकत्र हो जाता है तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कहता है? तो रुधिर में जब यूरिया बढ़ जाता है, इस कंडीशन को हम लोग यूरेमिया कहते हैं, यानी कि उत्तर नंबर सी जो है वो इसका सही जवाब है। ये तब होता है जब हमारे शरीर में प्रोटीन की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है, उस कंडीशन में हमारे ब्लड में यूरिया बढ़ जाता है। तो उसको रोकने के लिए हमको क्या करना चाहिए, जो प्रोटीन युक्त भोजन है, जैसे मछली हो गया, दूध हो गया, रेड मीट हो गया, पनीर हो गया, इन सबको, चिकन हो गया, इन सबको हमें खाना नहीं चाहिए।
ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। सभी यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीवों का संबंध किससे होता है? आप कहेंगे प्रोटिस्टा से। ठीक है, तो जितने भी जंतु हैं उसको हमने 5 जगत में बांटा है, मनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई जिसको हम लोग कवक कहते हैं, इसके अलावा हमारा प्लांटी और एनेलिडा। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। जो तरंग विद्युतीय चुंबकीय वर्णाक्रम की नहीं है उसको हम लोग क्या कहते हैं? यानी कि जो विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम की नहीं है वो हमसे पूछा गया है, तो वो कौन सी होगी? अल्ट्रासोनिक होगी, जिसको हम लोग अल्ट्रा कहते हैं। और ये जो है ये कौन सी तरंगे हैं? तो आप कहेंगे ये ध्वनि तरंग है, और इसकी जो रेंज है वो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही जवाब है। और आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगेन साइंस का सवाल है, बोला गया है ऊर्जा के वितरण को दर्शाने वाले मैक्सवेल बोल्ट्जमैन द्वारा दिए गए ग्राफ में क्या होता है? तो इनके ग्राफ में क्या होता है कि जैसे ही हम लोग तापमान में वृद्धि करते हैं, इससे क्या होता है कि वक्र के अंतर्गत जो क्षेत्रफल है वो कैसा होना चाहिए? आप कहेंगे स्थिर होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही जवाब है। इसी के साथ आज हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को कंप्लीट किया, टॉप इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। एक इसी के साथ वीडियो को विराम लगाना चाहेंगे। बाकी आपके मन में अगर कोई प्रश्न रह गया हो आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और ऐसी ही और जानकारियों को और क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। धन्यवाद।